क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। पैसों की अंधी दौड़ और गला काट स्पर्धा के मौजूदा दौर में आज कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई सामाजिक संस्था अपनी पवित्रता और समर्पण को बीते 65 सालों से अनवरत बनाए रखे। सोनभद्र के जंगलों में गरीबों और आदिवासियों के लिए जिस सामाजिक संस्था द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों को आज देश के अनेकों जागरूक लोगों और इलाकों ने अपनाया है, 1956 में पंजीकृत उस संस्था का नाम है बनवासी सेवा आश्रम। बनवासी सेवा आश्रम की प्रेरक सेवा की कहानी शुरू होती है देश की स्वतंत्रता के बाद 1950 के दशक में, जब वन बाहुल्य इलाके बेहद पिछड़े और अविकसित थे। इन्हीं में से एक था उत्तर प्रदेश का सोनभद्र इलाका। 1954 में यहाँ पड़े भीषण अकाल के समय प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत इलाके के गरीबों आदिवासियों की दुर्दशा देखकर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने फौरन दिल्ली स्थित गांधी स्मारक निधि से अनुरोध कर तत्काल एक टीम इस इलाके में भिजवाया ताकि वहां के लोगों की भलाई और इलाके का विकास हो सके। इसी उद्देश्य से समर्पित गांधीवादियों की इसी टीम द्वारा 1956 में बनवासी सेवा आश्रम नामक संस्था का पंजीकरण करवाया गया। उसके पहले अध्यक्ष बने विचित्र नारायण शर्मा और सचिव अक्षय करण उर्फ करण भाई। समाज कल्याण में जुटी इस संस्था के समर्पण को देखते हुए मुख्यमंत्री पंत जी ने इन बीहड़ वनों में संस्था को 250 एकड़ भूमि अनंत काल के लिए लीज पर मुहैया कराई। उस समय लेकिन बहुत ही कठिन था जब कार्यकर्ता यहाँ आए। सोन नदी पे पुल नहीं था, लोग पैदल आते थे। लोगों के मन में जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनसे एक बहुत ही स्कैर्डनेस था कि ये लोग केवल शोषण करने आते हैं। डर था। तो लोगों सबसे पहला कार्यक्रम जो था लोगों के साथ विश्वास जीतना, उनके साथ जीना। गठन के साथ ही आश्रम के सामने कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी थी, जैसे बेहद दुर्गम इलाके के चलते आवागमन की समस्या। उस समय इलाके में फैले रहस्यमय चर्म रोग शावाज का आतंक, जिसकी सही जानकारी और इलाज एक बड़ी चुनौती थी। साथ ही आजादी के बाद नवगठित वन विभाग के फॉरेस्टरों और रेंजरों द्वारा खुद को जंगल का मालिक मानकर स्थानीय आदिवासियों को खेती, पशुओं के लिए चारे और चूल्हे की लकड़ी लेने जैसे रोजमर्रा के कार्यों में अड़चन डालने की प्रवृत्ति। वहीं 1950 के ही दशक में रिहंद बांध का निर्माण कार्य शुरू होने की वजह से उससे विस्थापित लोगों को बसाने की मशक्कत भी। ठेकेदारों के यहाँ लोग मजदूरी कर रहे थे। लोगों को क्योंकि बाहर से कटे थे, मजदूरी के रेट्स नहीं पता थे, लोग इस उनकी अनजान होने का फ़ायदा ले रहे थे। तो उसको भी ऑर्गेनाइज किया गया कि लोगों को मजदूरी क्या मिलनी चाहिए। साल 1966 में यूपी और बिहार में एक बार फिर भयंकर अकाल पड़ा। तब तक सक्रिय राजनीति छोड़ चुके जयप्रकाश नारायण बिहार में राहत कार्य में जुटे थे, जिसमें उनके प्रमुख सहयोगी थे प्रेम भाई। बनवासी सेवा आश्रम के तत्कालीन सचिव करण भाई मेरठ में जन्मे उन प्रखर गांधीवादी प्रेम भाई को सोनभद्र जिले में मचे हाहाकार का हवाला देकर बिहार से यूपी ले आए। करीब साल भर आश्रम से जुड़कर सेवा करने के बाद 1967 आते आते प्रेम भाई पूरी तरह यहीं के होकर रह गए और बतौर सचिव उन्होंने आश्रम का कामकाज संभाल लिया। प्रेम भाई जब यहाँ आए उस समय उनके पास खेती में काम करने का और सूखी खेती में काम करने का एक बहुत अच्छा अनुभव था। उन्होंने इसको इजराइल के साथ मिलके सीखा था। जब यहाँ खुदा न खास्ता गांधी आश्रम जब प्रेम भाई यहाँ आए तो थोड़ा थोड़ा जो है इसे किनारे किनारे फोड़ा से अपना जो है मेढ़ी बांधते बांधते और कहें कि अब बड़ा बंधा बांधो भाई। तो ये बड़ा बंधा कई एक ठे इसे जो कूप बनवाए और बौली बनवाया, इससे जो है मशीनें दिए, वो
डीजल मशीन, उससे जो हम लोग पानी उठाने लगे। 1968 में प्रेम भाई की पत्नी डॉक्टर रागिनी भी अपनी दुधमुही बेटी के साथ पति के सेवा के काम में हाथ बटाने बनवासी सेवा आश्रम में आ गईं। कालांतर में रागिनी बहन के नाम से जानी गई डॉक्टर रागिनी को MBBS और MD की डिग्रियां प्राप्त थीं। रागिनी बहन मलेरिया के साथ साथ महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा भाव से अनवरत जुटी रहीं। मलेरिया के बारे में पूरी जानकारी देके गांव-गांव में उनको मलेरिया की मेडिसिन्स दी एक्चुअली, कि आप फर्स्ट एड पे ये करेंगे और फिर हमारे पास लेके आएंगे। खाट पे लोग लेके आते थे दवाखाने तक। बहन जी, रागिनी बहन को सब बहन जी कहते हैं, बहन जी जो है गांव-गांव तक जाती थी इस अवेयरनेस कैंप के लिए। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रम लिए, महिलाओं के शिविर लिए। इस प्रकार अपनी पत्नी डॉक्टर रागिनी सहित प्रेम भाई पूरी तरह उन जंगलों में गरीबों व आदिवासियों की सेवा में रम गए। कुछ सालों बाद सोनभद्र के इन्हीं जंगलों के बीच दोनों की दूसरी बेटी शुभा का जन्म हुआ, जो आज इस आश्रम की सचिव हैं। फूड फॉर वर्क, पिछले कुछ दशकों से यह फ्रेज हमारे देश में काफी पॉपुलर रहा है, पर इस शब्द समूह का पहला सार्थक प्रयोग शायद बनवासी सेवा आश्रम ने ही किया था, साल 1966 में, जब भयंकर सूखा पड़ा था। शिक्षकगण भी भूल चुके थे जब स्वतंत्रता के बाद उन लोगों ने देश की बागडोर संभाली थी, पर बनवासी सेवा आश्रम तमाम चुनौतियों के बावजूद सोनभद्र जिले के 445 गांवों में गांधी जी के उस सपने को साकार करने में आज भी जुटा है। आदर्श ग्राम की अपनी संकल्पना को लागू करने के सतत प्रयास द्वारा तोहरे गौवा के रहनिया ऐसे सुधरी, तोहरे गौवा के रहनिया ऐसे सुधरी। गांवों की स्थिति में सुधार के लिए बीते 6 दशकों से जुटे बनवासी सेवा आश्रम की आदर्श ग्राम या मॉडल विलेज योजना के मुख्य बिंदु हैं खेती, जंगल, गौशाला, खादी ग्राम उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायती राज की सरकारी योजनाओं को जन भागीदारी से जोड़ना। खेती के बहुत सारी प्रैक्टिसेस, कंपोस्टिंग और क्या चीज़ें खेती में, मतलब टेक्निक्स बहुत तरह की, फसलों का इंट्रोडक्शन हुआ, सब्जियां बिल्कुल नहीं लगाई जाती थी। 6-7 प्रकार का खाद बनाते हैं, केचुआ खाद बनाते हैं, ट्रेडिशनल खाद बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं और मरे हुए पशु से भी खाद बनाते हैं। खादी और ग्रामोद्योग दोनों मिला करके लगभग 25 लाख का प्रोडक्शन सेल हो जाता है सालाना, और जिसमें ग्रामोद्योग तो हर साल रहता है फायदे में। खादी जो है कभी कभी जैसे कोरोना काल में घाटे में चले गई। बनवासी सेवा आश्रम द्वारा वर्तमान में आरोग्य केंद्र नाम से एक अस्पताल चलाने के साथ साथ 50 स्वास्थ्य मित्रों का नेटवर्क भी तैयार किया गया है। इससे लोगों को स्वास्थ्यवर्धक आदतें अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि अस्पताल की जरूरत ही न पड़े। कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, उस पे पूरा एक अवेयरनेस करने का काम। कैसे स्वस्थ रहें ताकि अस्पताल जाना ही न पड़े, बिल्कुल उस दिशा में। और कैसे हमारे घर के और आसपास जो चीज़ें हैं उनसे हम कैसे अपने को स्वस्थ रख सकें। हमारा यही फिलॉसफी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारे हॉस्पिटल का ये नहीं है कि हमें इसे सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम बनाना है। हम चाहते हैं कि हेल्थ कल्चर डेवलप हो इस सोनभद्र जिले के ग्रामीण अंचल में। इसके लिए हम लोग अपने जो स्वास्थ्य मित्र हैं उनको टाइम टू टाइम हम रिफ्रेशर कोर्सेज भी लेते रहते हैं सीजन, और उसके साथ वो लोग वहाँ पर गांव में उसकी चेतना विकास करते हैं, जैसे पोषाहार। आदर्श ग्राम निर्माण में जुटा बनवासी सेवा आश्रम का शिक्षा पर खास जोर है। 4 हाई स्कूलों के संचालन के साथ ही आश्रम प्राथमिक शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण को लेकर सजग है। बेसिक शिक्षा में भी केवल लिखने पढ़ने की शिक्षा नहीं, वो अपनी प्रकृति को समझें, अपनी खेती को समझें और उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है समाज में रहते हुए अभी बचपन से ही, उस तरह से उनको पूरा अवेयर करना। बनवासी सेवा आश्रम ने ग्राम स्वराज की त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण किया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम समिति, क्लस्टर स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम स्वराज सभा और आश्रम स्तर पर केंद्रीय ग्राम स्वराज सभा मौजूद हैं।
इनके मुख्य कार्य गांवों के मुद्दों और लोगों की समस्याओं की पहचान कर उसी स्तर पर उनका निपटारा करना होता है। जैसा जो है मुसीबत हो, जिस तरह का जो है ये आता है, मुसीबत सामने खड़ा होता है, विवाद खड़े होते हैं, तो उसमें ऐसे लोगों को जो है जमा किया जाता है जो उससे संबंधित जानकारी हो, और उस हिसाब से जो है एक सर्वसम्मति बनाई जाती है कि जो सर्वसम्मति निर्णय देगी उसको आपको मानना पड़ेगा। उस केंद्र के जो भी गतिविधियां होती हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, विकास की और अपने ग्राम स्वराज की दिशा में काम करने का, निर्णय लेने का, कहीं कहीं समस्याएं आती हैं उसमें जा कर के उनके साथ उनके निर्णय में भागीदारी देने का, ये मेरा कार्यक्रम इस समय चल रहा है। बनवासी सेवा आश्रम सोनभद्र में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में भी निरंतर प्रयासरत है और सोनभद्र के फ्लोराइड प्रभावित गांवों में न केवल जागरूकता अभियान चला रहा है, बल्कि 2 गांवों को गोद लेकर वहां फ्लोराइड के असर को कम करने के लिए एक शोध कार्यक्रम भी चला रहा है। साथ ही स्थानीय स्तर पर एक लैब विकसित कर देहरादून के लोक विज्ञान संस्थान के सहयोग से शोध कार्यों में भी जुटा है। जो मनरेगा है उसके साथ हम लोगों ने 3 ब्लॉक में सोनभद्र के उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलके उस काम को लिया है ताकि इसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा किस तरह से हो सके। अनेकानेक विकास और कल्याण कार्यों में जुटे बनवासी सेवा आश्रम को उस वक्त गहरा धक्का लगा जब 1994 में आश्रम के तत्कालीन कर्ता धर्ता प्रेम भाई का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तब उनकी पत्नी रागनी बहन ने बतौर सचिव बनवासी सेवा आश्रम की बागडोर संभाल ली और 2014 तक उसका सफलतापूर्वक संचालन भी किया। महिला सशक्तिकरण के जिन प्रयासों में बनवासी सेवा आश्रम बीते कई दशकों से जुटा है, उनके चौंकाने वाले सकारात्मक नतीजे आज सोनभद्र जिले के अनेकों गांवों में साफ साफ देखे जा सकते हैं। साल 1968 में प्रेम भाई की पत्नी रागनी बहन ने सोनभद्र आने के साथ ही स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशेष प्रयास शुरू किए, जैसे 1990 से 96 तक यूनिसेफ जैसी विश्वविख्यात संस्था के साथ मिलकर ग्राम स्तर पर बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करना। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रम लिए, महिलाओं के शिविर लिए। महिला स्वास्थ्य सबसे कम प्रायोरिटी की चीज़ रही है हमेशा से, तो उसको उन्होंने फोकस्ड किया। तो यहीं के लोगों को उन्होंने जो 10वीं पास थे, 12वीं पास थे, जिनकी थोड़ा उनकी परीक्षा लेके, टेस्ट लेके, जिनका उनको लगा कि बेसिक इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक है और कैपेसिटी है कैप्चर करने की, उनको ही उन्होंने ट्रेनिंग दी। साल 2015 में आश्रम का काम संभालने के बाद शुभा प्रेम ने भी महिलाओं और खासकर किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर कई कार्यक्रम चलाने के साथ ही महिला वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित करने का भी काम किया। आश्रम द्वारा शिक्षा, ट्रेनिंग और जागरूकता की बदौलत अब इलाके में महिला सशक्तिकरण के कई रूप देखे जा सकते हैं। हमको बहुत तेज गुस्सा लगे, हम अंदर घुस के वीडियो साहब के कॉलर पकड़ लिए कि जब तक मेरे भुगतान नहीं करेंगे तब तक आपको मैंने छोड़ूंगा नहीं। तभी समझेंगे कि आप दौलत के लड़के हैं, गरीबी के रहते लड़के, तो आप जानते किसी गरीबी के हाल। हम उसके कॉलर पकड़ लिए, तब वो बोले कि ठीक है बहन जी, मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, आपको मैं हाथ मत मेरा हमको बेइज्जती करिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं चेक काट के दे रहा हूँ आपके खाते में, हर खाते में हम सबको पैसा भुगतान कर देंगे। आदिवासी समाज के भीतर के विरोध का भी आश्रम की इन सखियों ने डट कर मुकाबला किया। हम यहीं से सीख के गए तो नार भी कटने लगे। हमको यहाँ गांव से हमको निकाल दिए गए। निकाल के जब बच्चे मर गए तो उसमें हम लड़ाई ले लिए कि हम जो नार काटने गए तो आप लोग हमको छूत निकाल देते, तो बच्चे की जिम्मेदारी कौन होगा, आप ही बताइए। तो कहे नहीं है दीदी ठीक है, आप नार काटिए, अब कोई दोष आपको नहीं लगाया जाएगा। कहीं नेतागिरी करती है, रात में आती है, ऐसे करती है, झाड़ फूँक करवाते हैं। उसमें हमने सलाह दिया कि झाड़ फूँक से तो नहीं ठीक होता है, दवाई से ठीक होता है। अपने घर में पहले अपने ननद को पैदा किए हैं बच्चा, फिर भी देख लिए गांव के लोग कि नहीं पैदा करती है, तो गांव में बुलाने लगे। जब से एम्बुलेंस नहीं आता है हमको ले जाते हैं, कहते हैं कि भाई चलो, तब से तुम तो रहोगी साथ में। इस प्रकार बनवासी सेवा आश्रम के माध्यम से सोनभद्र इलाके में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अभूतपूर्व काम हुआ है।
यथा पिता तथा पुत्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैंने तथा पुत्री कहा, पुत्र नहीं, यथा पिता तथा पुत्री। बनवासी सेवा आश्रम में देखिए प्रेम भाई की समाज सेवा की विरासत को कैसे उनकी बेटी शुभा प्रेम पूरे समर्पण के साथ सफलतापूर्वक संभाल रही हैं। साल 1969 में प्रेम भाई और डॉक्टर रागिनी की दूसरी संतान के रूप में शुभा प्रेम का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई शुभा प्रेम ने आश्रम के स्कूल में पूरी की। फिर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई बिजनौर में धामपुर के कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल से की। उसके बाद बीए और बीएड की डिग्री हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से संबद्ध हिंदी महाविद्यालय से प्राप्त की। पढ़ाई पूरी कर 1991 में शुभा प्रेम वापस सोनभद्र लौट आईं और पारिवारिक संस्कारों की वजह से आश्रम के सामाजिक सेवा वाले कार्यक्रमों से जुड़ गईं। वहीं उनकी बड़ी बहन डॉक्टर विभा प्रेम भी आश्रम से ही जुड़कर यहाँ के चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। हमारा जो व्यक्तिगत परिवार है, चाहे मेरे नाना नानी हो, मामा मामी हो, मौसी हो या बुआ जी हो, मेरी एक बुआ जी हैं, इन लोगों से भी हम लोगों को कभी द्वितीय स्थान नहीं प्राप्त हुआ। कभी हमने अपने घर में ये नहीं देखा कि हमारे माँ पिता ने पैसा नहीं कमाया है तो उन घरों में हमको कोई प्यार मिलने में कमी हुई। बनवासी सेवा आश्रम से जुड़कर शुभा प्रेम ने समाज सेवा के क्षेत्र में व्यापक अनुभव हासिल किया। साल 2015 में रागिनी बहन के गुजर जाने के बाद उन्होंने बतौर सचिव आश्रम की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। हमने 17 ग्राम पंचायतें चुनी हैं जहाँ की ज़्यादा इंटेंसिव कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सभी ग्राम पंचायतों के साथ। तो उसमें हम वॉलंटियर्स को ट्रेन कर रहे हैं, एक्ट क्या है, आपके अधिकार क्या हैं, सदस्यों के अधिकार क्या हैं, और उस तरह से वो लोग फिर उस काम को कर सकें। मिशन समृद्धि एक प्रोग्राम है, उसके क्लस्टर डेवलपमेंट का काम जो ग्राम सभा को मजबूत कर उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जी 17 पंचायत उसको कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। यानी बनवासी सेवा आश्रम का कार्यभार संभालने के बाद शुभा प्रेम ने न केवल प्रेम भाई और रागिनी बहन के कार्यों को आगे बढ़ाया, बल्कि आश्रम के कार्यों को व्यापक फलक पर ले जाने में भी सफल हुई। करीब 65 सालों की अनवरत समर्पित समाज सेवा के बाद आज भी बनवासी सेवा आश्रम ग्रामीण परिवेश को और बेहतर बनाने के अपने प्रयास में लगातार जुटा है। खास बात यह भी है कि देश के अनेकों सकारात्मक और जागरूक लोग बनवासी सेवा आश्रम के सफल प्रयोगों को अपने अपने इलाके में भी लागू करना चाह रहे हैं। बनवासी सेवा आश्रम की सेवा भाव से सीख लेकर आज उड़ीसा की त्रिशक्ति संस्था की बनीता जी, क्योंझर से प्रदीप दास और कविता कुमारी, यूपी के प्रतापगढ़ से तरुण चेतना संस्था के नसीम भाई, जौनपुर से रमेश यादव, मणिपुर से कस्तूरबा सेवा केंद्र की मेधावती समेत पूरे देश के समाज सेवियों ने सोनभद्र आश्रम की गांधीवादी पद्धति को देख सुनकर अपने अपने इलाकों में लागू किया। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे विभिन्न प्रांतों में जो है ऐसे युवा जो है यहाँ से प्रशिक्षण पा करके, यहाँ से प्रेरणा पा करके काम प्रारंभ किया है। और अच्छा जो एक प्रयास है उनका भी जो है कि अपने क्षेत्र में जा करके वो जो है अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रामीण और आदिवासी कल्याण में जुटे बनवासी सेवा आश्रम का अगला लक्ष्य लर्निंग सेंटर फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी संस्था विकसित करना है, जिसमें ग्रामीण और शहरी युवा लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट के तहत विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में अनुभव अर्जित कर सकें। इस प्रकार बनवासी सेवा आश्रम सोनभद्र के पिछड़े आदिवासी इलाके में तो बीते 6 दशकों से अनवरत जुटा है ही, अब देश भर में अपनी सेवा की रोशनी भी बिखेर रहा है। बीते 6-7 दशकों से भारत के पिछड़े और गरीब गांवों में बनवासी सेवा आश्रम द्वारा सेवा और सुधार की अद्भुत कहानी से परिचित हो कोई भी तो यही कहेगा ना, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है
कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।